जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ 8 आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर 48। आज के लेक्चर में चैप्टर 8 के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, फिर चैप्टर 9 स्टार्ट करेंगे। आज हमारा जो लाइव क्विज होता है वो नहीं होगा, जुम्मा आज आपको पता है इंशाल्लाह, लेकिन कल होगा। कल क्विज कंडक्ट करवाएंगे, बल्कि कल हो सकता है थोड़े से क्वेश्चन ज्यादा कर लें, 10-11 की बजाय 16-17 क्वेश्चन कर लें। असाइनमेंट कलेक्ट की गई थी और उसके बाद आपको रिटर्न हो गई रजिस्टर। इनमें से जिन स्टूडेंट्स ने रेगुलरली असाइनमेंट किया उनको प्राइस शेयर हो गया है। सैंपल बेस पे कुछ स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करके एप्रिसिएशन के लिए प्राइस दे रहे हैं। स्टूडेंट है 147993 147993, ये 200 वाले हैं। 147993 नहीं है जी, 145014 शाबाश। 137030 शाबाश। 146253 हाइब्रिड क्लास में जी 119144 डबल हाथ उठाइए, कौन है हाइब्रिड क्लास में 11 शाबाश। और 132883 शाबाश। और हाइब्रिड में है 119779 शाबाश। चलिए ये तो थे हमारे प्राइस। अब प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी क्या किया था, कंसेप्ट कि जब टर्म्स एंगेजमेंट हम रिवाइज करने को बोलेगा तो क्लाइंट हमने क्या करना है, और रेकरिंग ऑडिट पे एंगेजमेंट में नया एंगेजमेंट लेटर इशू करना चाहिए कि नहीं। कोई क्वेश्चन पूछ ले। लेटर ऑफ वीकनेस क्या होता है? ऑडिट के दौरान में ऑडिटर 3 तरह के प्रोसीजर परफॉर्म करता है, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स और सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। इन 3 तरह के प्रोसीजर परफॉर्म करने के नतीजे में ऑडिटर को 2 तरह के मसले पता चलते हैं। नंबर 1 इंटरनल कंट्रोल में गड़बड़, नंबर 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गड़बड़। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गड़बड़ को तो ऑडिट इंक्लूड करके सेंड कर दिया जाता है, लेकिन इंटरनल कंट्रोल में जो गड़बड़ होती है क्लाइंट के सिस्टम में, इंटरनल सिस्टम में, उसे हम अलग से ऑडिट रिपोर्ट में नहीं लिखते, अलग से उसे एक लेटर में मेंशन करके क्लाइंट को दिया जाता है। उस लेटर को कहते हैं मैनेजमेंट लेटर या लेटर ऑफ वीकनेस। उसमें इंटरनल कंट्रोल वीकनेसेस लिखी जाती हैं जो ऑडिटर आइडेंटिफाई कर, या यूं कह लीजिए, यूं नहीं कहना चाहिए, अब जरा अल्फाज गौर से सुनिएगा, यूं नहीं कहना चाहिए जो ऑडिटर आइडेंटिफाई कर, बल्कि ज्यादा बेहतर होगा जो ऑडिटर के सामने आ जाती हैं। मैनेजमेंट लेटर में ऑडिटर को इंटरनल कंट्रोल वीकनेस इंक्लूड करता है जो ऑडिटर के सामने, क्योंकि ऑडिटर का प्राइमरी पर्पस इंटरनल कंट्रोल पे ओपिनियन एक्सप्रेस करना नहीं होता, वरना वो खुद से ढूंढ रहा होता, जैसे मिस स्टेटमेंट खुद से ढूंढ रहा होता है, लेकिन सामने आ जाए तो दे दीजिए। इसीलिए कहा जाता है कि प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी है ऑडिट रिपोर्ट, लेकिन सेकेंडरी रिस्पांसिबिलिटी में अगर लेटर ऑफ वीकनेस वाला कम्युनिकेट भी कर देते हैं, वो सेकेंडरी स्टेटस है उसका, प्राइमरी नहीं। क्लियर हो गया जी? और कोई क्वेश्चन? कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल में दो चाबी गवर्नेंस में और ओनर में, ओनर शेयर होल्डर को कहते हैं, 2 चाबी गवर्नेंस डायरेक्टर्स को कहते हैं। वो एक दफा सारी डायग्राम बना के आपको सिखाया नहीं था? ऊपर शेयर होल्डर, फिर नीचे डायरेक्टर्स। तो डायरेक्टर्स को हमने क्या नाम दिया था? कंपनी लॉ में उसे कहा जाता है डायरेक्टर्स, ऑडिट में उन्हें कहा जाता है 2 चाबी गवर्नेंस। अगर ओनर डायरेक्टर बन जाए तो वो ओनर भी है, वो डायरेक्टर भी है, वो ओनर भी है, वो डायरेक्टर भी है। क्या वो 2 चाबी गवर्नेंस में आएगा? हाँ, वो 2 चाबी गवर्नेंस में आएगा। अब अगला सवाल भी पूछना, क्या वो शेयर होल्डर में आएगा? पूछना, पूछ ले, यही रह गया, यही पूछ ले मेरा। हाँ, वो शेयर होल्डर में भी आएगा। क्या ऐसा हो सकता है कि बंदा एक वक्त में शेयर होल्डर भी हो, डायरेक्टर भी हो? भाई हो सकता है, हो सकता है। हम में से अक्सर जो है वो एट द सेम टाइम हमारा स्टेटस बेटा या बेटी का भी है, एट द सेम टाइम बहन या भाई का स्टेटस भी है। तो क्या ऐसा हो सकता है क्योंकि एक पर्सन बेटा भी हो और भाई भी हो? ये कैसे हो सकता है? उस एक बंदे के अंदर 2 बंदे घुसे होंगे क्या? नहीं नहीं। जब वो वालिदैन के पास जाएगा तो उसका स्टेटस क्या होगा? बेटे का। बहन भाई के पास जाएगा तो सिंपल, वो शेयर होल्डर की मीटिंग में जाएगा, शेयर होल्डर होगा। वही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में जाएगा, डायरेक्टर होगा। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? चेंज इन लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। पिछले साल उसने कहा था कि आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ-साथ 4 और मैटर्स के ऊपर ओपिनियन देना है, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ज़कात, इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर वगैरह। इस दफा 2 नई रिक्वायरमेंट्स आ गई। उन्होंने कहा विथहोल्डिंग टैक्स के ऊपर भी बताइए, ओपिनियन दीजिए, और फिर ये भी बताइए कि क्या एम्प्लॉइज के जो मिनिमम वेजेस का लॉ है उसको पूरा किया कि नहीं किया। मिनिमम वेजेस के ऊपर भी ओपिनियन दीजिए, विथहोल्डिंग टैक्स के ऊपर ओपिनियन दीजिए। क्या एंगेजमेंट लेटर लीगल रिक्वायरमेंट चेंज होगी ना? पिछले साल वाले रहे कि नया दे, नया दीजिए, ये है चेंज। ठीक है जी, आगे और कोई क्वेश्चन? भाई क्या क्वेश्चन पूछ रहे थे अभी? जो पूछा था वो हाईजैक कर लिया था भाई ने क्वेश्चन। ऑडिटर शैल विथड्रॉ फ्रॉम एंगेजमेंट। पहले हाइब्रिड वाले एक बच्चे से मैंने कहा था सवाल पूछिए, हाइब्रिड वाले से वो सवाल पूछे। अभी जिस बच्चे से मैंने कहा था सवाल पूछना है, फटाफट पूछ लिया, जुम्मा टाइम कम है, फटाफट, टाइम नहीं जाया करना। नहीं माइक पीछे से आ रहे हैं, माइक तो चेक करना अपना सवाल, तो मुझे याद है कौन सा पूछा। जी जी हाँ, शाबाश, ये खुशी हुई। बट ठीक है, क्वेश्चन का ये है, उसने कहा सर
मैनेजमेंट ने कहा टर्म चेंज कर लो, हमने कहा नहीं करते। मैनेजमेंट ने कहा अच्छा हमारी टर्म्स के मुताबिक चेंज नहीं करोगे, उन्होंने कहा नहीं करेंगे, हम तुम्हें काम नहीं करने देंगे। इसका इफेक्ट उनका सर अमूमी तौर पे तो जब इफेक्ट कोई नहीं बताता तो आप मटेरियल और परवेसिव दोनों डिस्कस करते हैं, इसमें डायरेक्ट परवेसिव क्यों डिस्कस किया है? क्योंकि वो काम नहीं करने देंगे तो कोई भी काम नहीं करने देंगे, और कोई भी काम नहीं करने देंगे, ठीक है। इसीलिए हमने इसका इफेक्ट डायरेक्ट परवेसिव में डिस्कस। क्या करना है? डिस्क्लेमर। अच्छा वो कह रहे सर डिस्क्लेमर की बात तो समझ आती है, लेकिन ऑडिटर को चाहिए ये कि ये अगर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन अगर विड्रॉ कर ले, पहले डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन तो तब देखना जब विड्रॉल पॉसिबल प्रैक्टिकेबल नहीं होगा, पहले विड्रॉल कर ले। विड्रॉ कर लिया तो उसे तो चाहिए चुप करके घर चला जाए। ये कह रहे हैं कि आगे ये लाइन तो लिखे कम्युनिकेट करेगा, क्योंकि शेयर होल्डर तो इंतजार करते रहेंगे, रिपोर्ट अब आएगी अब आएगी अब आएगी अब। तो उन्हें बताना कि नहीं कि भाई आप रिपोर्ट जाना करना, रिपोर्ट कभी नहीं आएगी, बताना चाहिए कि नहीं? उनको बता दिया। अच्छा क्लाइंट ने हमारी इतनी इंसल्ट की, हम अकेला तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, उसके गार्ड की तादाद ज्यादा है, हमारे टीम मेंबर कम है, चुप करके वहां से वापस आ गए। अब बताइए कि अबू जी को शिकायत लगाए कि ना लगाए? हाँ, ऑडिटर के अबू जी कौन है? आई कैब को बोलेंगे। आई कैब कहेगा अच्छा मुझे बोल दिया ना तो क्लाइंट के भी अबू जी को बोल दो। क्लाइंट का अबू जी कौन है? एससीपी। दोनों को फिर दोनों मिलके क्लाइंट की ठुकाई करेंगे तो भैया तूने क्यों इसको लिमिटेशन लगाई, तूने क्यों नहीं इसको, वो सारा इन्वेस्टिगेशन होगी ना फिर। इसीलिए वो कहता है कि आपने जब विड्रॉ करना है तो चुपचाप घर जाके नहीं बैठ जाना, आपने विड्रॉ करने के बाद कम्युनिकेट करना है शेयर होल्डर को भी, कम्युनिकेट करना है प्रोफेशनल बॉडी यानी आईकैप को भी, कम्युनिकेट करना है रेगुलेटरी बॉडी यानी एससीपी को भी। क्लियर भाई? और कोई क्वेश्चन? शाबाश। कि ये जरूरी तो नहीं हर दफा परवेसिव ही हो। नहीं देखे वो जब ऑडिटर, हाँ जी, वो कोई भी काम नहीं करने देगा ना क्लाइंट। नहीं टर्म चेंज होगी ना, टर्म चेंज होगी, लेकिन आपने इतना डिटेल ना सोचे। वो जाहिर है जब क्लाइंट ने काम नहीं करने देना तो फिर इसका मतलब किसी भी एरिया में हम कहेंगे यार इन्वेंटरी पे रहने दो, डेटर पे रहने दो, थोड़ा सा डेटर पे काम करना है, उसके लिए तो आने दो, उसके लिए भी आने देगा। पहले कोई और एरिया होगा। ओवर थिंकिंग खत्म 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 खत्म। और की क्वेश्चन? और की क्वेश्चन? मेरा भाई ने असाइनमेंट किया, सही से बता रहे, असाइनमेंट किया नहीं की ना, इसीलिए इतना टाइम होता है सोचने का। असाइनमेंट करें बंदे के पास सोचने को टाइम ही नहीं मिलता। जी मेरे भाई, चेंज इन अदर रिपोर्टिंग, कोई रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट में चेंज आ गया, नया स्टैंडर्ड आ गया कोई, हमने कहा भैया IFRS 15 नहीं हमें तबाही मचाई हुई थी, ये 16 भी आ गया 17 भी आ गया, तो अब इसका हो सकता है सिग्निफिकेंट इंपैक्ट हो। और क्या क्वेश्चन? अच्छा एक मेरा भाई एक सवाल, ये जो फैक्टर्स हैं जिनकी आप एग्जांपल पूछ रहे हैं, इनकी एग्जांपल लिखी हुई है किताब में? नहीं लिखी हुई। अच्छा क्यों नहीं लिखी होगी भला, सोचिए जरा, क्यों नहीं लिखी? जरूरी नहीं होगी, जरूरी होती है, एग्जाम में कभी पूछता होता तो मैं लिखता ना भला। तो इसीलिए बेहतरीन अप्रोच क्या होती है भला? बेहतरीन, मैंने आपको बताया था एक दफा कि अगर आप लेक्चर में पूरे सेशन में एक सवाल भी ना पूछें और जो कुछ लेक्चर में टीचर बोलता है किताब के ऊपर एक लफ्ज भी ना लिखे, फिर भी इंशाल्लाह पास होने के लिए सफिशिएंट मटेरियल मिल जाता है। लेकिन पास होना ना होना तो अल्लाह ताला के हाथ में है, वो तुम्हारे हाथ में नहीं है, ये नहीं कह सकते कि पास हो जाएगी, ठीक है, लेकिन आप सारा कुछ जो पास होने के लिए रिक्वायर्ड होता है वो मिल जाया करता है। तो बहुत ज्यादा ना सोचा कीजिए, बहुत ज्यादा ना, वो डी ट्रैक होने का खतरा होता है, ठीक है। मैं जब कॉलेज में ना जब स्कूल में था, स्कूल में तो हर हालात कुछ और थे, कॉलेज में थोड़ा पढ़ने वाला हो गया था, बहुत ज्यादा सवाल नहीं, मैं शायद कभी सवाल पूछे हूँ टीचर से, मतलब मुझे नहीं याद मैंने कभी सवाल पूछा। और मैं क्या करता था कॉलेज में जब जाता होता था ना, मेरे पास दो चीजें होती थी, एक पेन और दो सफे, मतलब वो जो होते हैं दरमियान में, जिसके दरमियान में से सफे लेके जाते हैं, वो 7-8 लेक्चर हुआ करते थे जब, तो वो जो कुछ भी लिखना होता था उन्हीं के ऊपर लिखता होता था, किताब भी नहीं होती थी, नोटबुक भी नहीं, वो काम की चीज। तो वो थोड़ा बंदा ना सिलेक्टेड हो जाता है, जब हमें हो ना कि हर चीज समझने वाली नहीं होती, और टू द पॉइंट। तो कोशिश करें ओवर थिंकिंग से परहेज करें, ठीक है, और रिटन असाइनमेंट लाजमी करें, बहरहाल चलिए आप सवाल पूछे तो मुझे मसला कोई नहीं है, मैं जवाब पहले भी देता रहा हूँ, आज भी दे रहा हूँ, आइंदा भी देता रहूंगा, लेकिन मैं वैसे ही कह रहा हूँ जब आप बहुत ज्यादा सोचना शुरू कर देते हैं वहां से प्रॉब्लम शुरू होती है। सारा पूछ ले, ये रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क वाली एग्जांपल समझ आ गई ना, नया स्टैंडर्ड आ गया, और लीगल रिक्वायरमेंट्स वाली समझ आ गई ना, ला चेंज होगा। और कौन सी रह गई है? और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं, स्टार्ट करें जी, चलिए। डिस्कस द ऑडिटर्स कोर्स ऑफ एक्शन व्हेन द क्लाइंट रिक्वेस्ट टू चेंज द एग्जिस्टिंग टर्म्स ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट। जब क्लाइंट रिक्वेस्ट करे कि एग्जिस्टिंग टर्म्स को चेंज कर देना है, कौन से फैक्टर्स को कंसीडर करना है, मेरा भाई बताएगा। हाँ जी, शाबाश। रीजनेबल जस्टिफिकेशन, ठीक है, न्यू के मुताबिक होगा, और अगर वो नहीं रीजनेबल जस्टिफिकेशन है तो ओल्ड के मुताबिक कंटिन्यू करेगा। इसको मेरा है बहुत ज्यादा आगे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, मार्क्स कम है, चीजें दोनों डिस्कस कर दें, ठीक है, लेकिन डिटेल की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन वो दूसरे भाई बताएंगे। क्वेश्चन 4, अजीम एंड कंपनी हैव बीन द ऑडिटर ऑफ शाहिद कॉर्पोरेशन लिमिटेड, लिस्टेड कंपनी फॉर द पास्ट मैनी ईयर, पिछले कई सालों से ऑडिटर हैं। यू हैव बीन अपॉइंटेड एज द ऑडिट एंगेजमेंट मैनेजर
तो ये तो इनिशियल ऑडिट का केस हो गया ना। अपॉइंटेड का लफ्ज है, अपॉइंटेड एज मैनेजर है, अपॉइंटेड ऑडिटर नहीं है। उसने क्या दिया, ऑडिटर काफी सालों से है। ब्रीफली एक्सप्लेन द मैटर्स यू वुड कंसीडर व्हाइल असेसिंग द नीड टू सेंड ए न्यू एंगेजमेंट लेटर। क्या न्यू एंगेजमेंट लेटर सेंड करने की जरूरत है? कैसे पता चला? इट डिपेंड्स। वन वर्ड आंसर आप यस या नो नहीं कर सकते, फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। आप लिखेंगे अगर तो सर्कमस्टेंसेस में चेंज हो गया तो फिर न्यू एंगेजमेंट लेटर इशू करें, सर्कमस्टेंसेस में चेंज नहीं हुआ जरूरत नहीं है। फिर एग्जांपल दे दे, सर्कमस्टेंसेस कौन कौन सी चेंज होगी तो एंगेजमेंट लेटर इशू करना है। कौन कौन से? सिग्निफिकेंट चेंज इन ओनरशिप, लीगल। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बट ठीक है। क्वेश्चन 4 में की प्रॉब्लम मुझे बताइए, रिक्वायरमेंट पढ़ के क्वेश्चन समझ आ रहा है कि क्या लिखना है? लिखने में एक दो जहन से स्किप होंगे, गलत होंगे, वो प्रॉब्लम नहीं है मुझे, वो छोटी गलती है। छोटी गलतियां करने से आप इंशाल्लाह फेल नहीं होंगे। फेल कब होंगे? बड़ी गलती करेंगे। बड़ी गलती क्या है? क्वेश्चन पढ़ के पता ना चले किस चैप्टर का है, किस कंसेप्ट का है, इसको प्रेजेंट कैसे करना है। पहुंचे सही जगह पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 सबसे केस स्टडी लग रही है। पहले रिक्वायरमेंट कैन एक्सप्लेन व्हाई यू वुड रिक्वायर एंगेजमेंट लेटर दिस ईयर और सपोर्ट योर आंसर विद 3 पॉइंट्स। मुझे बताओ क्यों एंगेजमेंट लेटर रिक्वायर्ड है इस साल। एंगेजमेंट लेटर के लफ्ज को अंडरलाइन कर ले, पता चल गया। चैप्टर 4 कह रहे Glen and Partner is a CGA firm that has audited ZFL for the past 5 years. During the past year ZFL has grown to include exports to Asia. Exports to Asia, ये कोई कनाडा का सवाल है। नेचर ऑफ बिजनेस चेंज हो रहा है, इस पॉइंट को अंडरलाइन कर लीजिए। हमारा पहला पॉइंट बन गया, पहली रीजन कि इस साल एंगेजमेंट लेटर। कौन सा रेलेवेंट पॉइंट था उधर जो चेंज इन नेचर एंड साइज। तो हम चेंज इन नेचर एंड साइज ऑफ ऑपरेशन लिखेंगे कि ये स्पेसिफिक एग्जांपल लिखेंगे। हाँ, स्पेसिफिक या चेंज भी लिखते हैं लेकिन साथ में फॉर एग्जांपल या दैट इज वो लिख के ये स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जरूर इंक्लूड करनी है, वरना आपकी केस स्टडी का सोल्यूशन नहीं रहेगा बल्कि रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन। जैसे हमारे वॉल्यूम 2 के कोड ऑफ एथिक्स से कुछ सवाल है जिसमें मुझे खुद शर्मिंदगी है। किस बात में शर्मिंदगी है? हाँ, कि वो एज इट इज, हालांकि उसे इंफॉर्मेशन के साथ, लेकिन कभी जल्दी में, लेकिन सारे ऐसे नहीं है सवाल। सारे नहीं लगाना मेरे को, सारे ऐसे हैं। कोड ऑफ एथिक्स के सारे सवाल जनरल है, इसमें इंफॉर्मेशन स्पेसिफिक नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। चले कोई बात नहीं, हम उसको इस दफा इंशाल्लाह चेंज करें। लेकिन आपको पता तो चल गया ना कि केस स्टडी में आपने हमेशा केस की जो इंफॉर्मेशन है उसे लिंक करना है। फिर उसके बाद दूसरी, द प्रेसिडेंट एंड द कंट्रोलर बोथ रिटायर्ड लास्ट ईयर। द न्यू मैनेजमेंट मेट विद Glen दिस ईयर टू डिस्कस। अब ये क्या हुआ? दूसरा चेंज इन सीएम, इतना लिख देंगे कि स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन स्पेसिफिक। द न्यू 2 पॉइंट हो गए। द न्यू मैनेजमेंट मेट विद Glen दिस ईयर टू डिस्कस दिस ईयर्स ऑडिट एंड होप टू रिड्यूस ऑडिट फीस। रिड्यूस ऑडिट हम रिड्यूस नहीं करते भाई, अंडरकटिंग होती है, फीस रिड्यूस नहीं होती। ये फीस को भी इंक्लूड कर देंगे। फीस के बारे में भी कंट्रोवर्शियल इशू बन गया ना, बाद में डिस्प्यूट हो सकता है ना। वो कहेंगे हमने कम देने, हमें अंदाजा हो गया, झगड़े का इंतजार करें कि अभी फीस तय कर लें। 3 पॉइंट हो गए, फीस भी इंक्लूड कर लें क्योंकि उसकी एक्सपेक्टेशन रिड्यूस फीस होगी। हमारी कोई ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं है। ZFL's new management suggested that since the company had received an unqualified audit opinion every year from Glen, less audit work would be needed this year. हर साल अनमोडिफाइड ओपिनियन हो तो इस साल कम वक्त जरूरी है। बीला आपका फर्स्ट स्टैंड में पास हो गया, सीला फर्स्ट स्टैंड में पास हो गया, इसका मतलब ऑडिट में कम मेहनत जरूरी है? नहीं, वो अलग थे, ये अलग है। वो साल अलग थे, वो सब्जेक्ट अलग थे, ये साल अलग है। इस साल का जो ऑडिट प्रोसीजर डिसाइड होने हैं वो इस साल के ऑडिट प्रोसीजर किस चीज पे बेस? पिछले साल के ओपिनियन पे तो बेस नहीं करेंगे, ये पता है। इस साल की रिस्क असेसमेंट पे बेस करेंगे। ऑडिट प्रोसीजर जो हम परफॉर्म करते हैं किस पे? पहले रिस्क असेसमेंट होती है कि पहले हमारी ऑडिट प्रोसीजर? वैसे तो रिस्क असेसमेंट भी एक तरह से ऑडिट प्रोसीजर ही है, तो यूं कह लेते हैं पहले हमारी रिस्क असेसमेंट होगी कि पहले फर्दर ऑडिट प्रोसीजर होंगे? रिस्क असेसमेंट होगी, उसके बाद फर्दर ऑडिट प्रोसीजर होंगे। तो जो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर पिछले साल पे डिपेंड करते हैं कि इस साल की रिस्क पे, तो ये उसकी एक्सपेक्टेशन गैप नहीं है, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है उसे ऑडिट स्कोप के बारे में। तो इसकी वजह से भी हमें इंक्लूड करना पड़ेगा। मैनेजमेंट मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार है। कितनों के प्रोसीजर पॉइंट्स? 4 आगे। This suggested that there was no need for engagement letter this year since Glen staff were very familiar with the company. तो कह रहे कोई engagement letter की जरूरत नहीं है। हालांकि ये तो हम फैक्टर्स की बेस पर डिसाइड करते हैं और फैक्टर कह रहे हैं जरूरत है। ये 5वां भी लिख सकते हैं आप। The managing partner at Glen team explained to the controller that controller कहते हैं हम CFO को। Controller that there were new accounting principles being applied this year because differential reporting rules no longer apply to the company. Change in other reporting requirements. शाबाश, 5 हो गए। Team also explained the audit process is more detailed to the controller and president, who then agreed that the audit fee requested by Glen were reasonable. अब उसने मजीद प्रोसेस को एक्सप्लेन किया है। क्या इसको एंगेजमेंट लेटर का भी हिसाब बना देना चाहिए? नहीं, चले ठीक है, कम से कम 5 पॉइंट तो हो गए। उसने 3 बोले थे। ये अक्सर जो फॉरेन बॉडीज होती है उनमें ऐसा होता है, 3 पूछता है तो 5 देता है, और आईका में क्या होता है? 5 पूछता है 3 देता है। सही पहुंच गए, पहचानना शुरू हो गए हैं। ठीक है, अपोनेंट को पहचानना चाहिए ताकि पता चल जाए उसके दाव पेज क्या है। फिर उसके बाद दाव पेज का भी तरीका इलाज भी सीख लेंगे। ठीक है, चलिए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं?
अब चलते हैं चैप्टर 9। पहले हम जरा देख लें कि हम है किस जगह पे। हमारा तकरीबन 40% के करीब ऑडिट कंप्लीट हो चुका है चैप्टर 8 के साथ। चैप्टर 1 से 4 थे हमारा बेसिक कंसेप्ट्स, 1 से 4 हमारा बेसिक, 5 से 8 है हमारा इनिशियल ऑडिट स्टेज, जिसे हम कहते हैं स्टार्ट ऑफ द ऑडिट, जिसमें हम एक्सेप्टेंस की बात की। ज्यादातर एक्सेप्टेंस से रिलेटेड प्रोसीजर हमने परफॉर्म किया, ठीक है। उसमें हमने देखा कि क्लाइंट को एक्सेप्ट करने से पहले किन मैटर को कंसीडर करना है। हमने देखा कि क्या हम लीगल रिक्वायरमेंट्स और कोड ऑफ एथिक्स रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहे हैं स्टैट्यूटरी ऑडिटर की अपॉइंटमेंट के हवाले से, और अगर पूरा कर रहे हैं तो हमने एंगेजमेंट लेटर साइन कर लिया। अब हम ऑफिशियली ऑडिटर बन गए। जैसे ही एंगेजमेंट लेटर साइन हुआ ऑफिशियली ऑडिटर बन गए। एंगेजमेंट लेटर से पहले अमूमी तौर पे आप जो प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं ना, टेक्निकली बात कर रहा हूं, टेक्निकली ये बहुत प्रोफेशनल है, ये सीफएफ से भी प्रोफेशनल लेवल की बात, तो उसको हम ऑडिट प्रोसीजर नहीं बोलते। हालांकि वो सीए फॉर्म चार्टर्ड अकाउंटेंट ही परफॉर्म कर रहा होता है, लेकिन एंगेजमेंट लेटर साइन होने से पहले वाले प्रोसीजर को ऑडिट प्रोसीजर नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? उससे वो ऑडिटर बना ही नहीं होता, उसे हम सिर्फ इतना कहते हैं एक्सेप्टेंस प्रोसीजर। तो बाद में अब हम ऑडिटर बन गए, अब क्या करना है? वेरिफिकेशन करना है, सिंपल। अब हम चैप्टर 5 से लेके 8 तक की स्टेज को कह देते हैं ये एक तरह से हमारी एक्सेप्टेंस स्टेज थी। ये कौन सी स्टेज थी? एक्सेप्टेंस स्टेज थी। पहली स्टेज या ये प्रिलिमिनरी एक्टिविटी स्टेज भी कहलाती है। पहले हमने कुछ बेसिक कंसेप्ट सीखे 1 से 4, फिर हमने 5 से 8 तक इनिशियल एक्टिविटीज जो होती हैं एक्सेप्टेंस, वो सीख ली। अब मेरा आपसे क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल, क्या हमें फौरन से प्रोसीजर परफॉर्म करना शुरू करने चाहिए कि पहले प्लानिंग करनी चाहिए? पक्की बात है। चले, अच्छा, प्लानिंग आपको छोटी छोटी चीजें भी सारी बताए कि ब्रॉड रूल्स बताए, बड़े बड़े रूल्स बताए प्लानिंग के, बड़े बड़े रूल्स बताए, क्योंकि एक चैप्टर के अंदर या कैफ लेवल में पॉसिबल ही नहीं है। वो तो बहुत सी चीजें प्लानिंग या प्रैक्टिस में जाके सीखेंगे, तो बड़े बड़े रूल, छोटी छोटी जो डिटेल्स हैं वो प्रैक्टिस में जाके सीखेंगे, ठीक है। जैसे किस प्लानिंग में क्या डॉक्यूमेंट बनता है, उस डॉक्यूमेंट की असल शक्ल सूरत क्या होती है, यहाँ पे सिर्फ उसका नाम बताया जाएगा आपको, ठीक है। शायद कभी मैं कोशिश करूंगा कोई प्रैक्टिकल मुझे कोई एग्जांपल मिल गई तो आपके साथ मैं भी वो भी शेयर कर दूं, लेकिन असल में वो कैसे डॉक्यूमेंट बनते हैं और उसमें डिटेल में क्या क्या लिखो, तो प्रैक्टिस में जाएंगे ना। तो ये ध्यान रखिएगा, प्लानिंग में हर छोटी मोटी चीज डिस्कस नहीं होगी, बड़ी बड़ी चीजें डिस्कस होंगी, क्योंकि उसमें बेसिक कंसेप्ट बिल्ड करना है। अच्छा, प्लानिंग में हमने क्या करना है? डिसाइड करना है कि हमने प्रोसीजर क्या परफॉर्म करने हैं। जो प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं वो बाद में करने हैं, प्लानिंग पहले करनी है, ऐसा ही है। अच्छा, ओके। अच्छा बताइए, प्लानिंग में हमने डिसाइड करना है प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। ऑडिटर जो प्रोसीजर परफॉर्म करता है वो कितनी तरह के होते हैं? अब ये ध्यान से जरा जवाब दीजिएगा। जो कंसेप्ट आप बताएंगे ना वो आपका समझ लीजिए अभी 40% है ना, अगर ये फेज आपने कंप्लीट कर लिया तो आप 80% पे पहुंच जाएंगे। प्लानिंग करनी है पहले, परफॉर्मेंस से पहले, ये आपने बोल दिया, इसके ऊपर पक्का रहना, मैंने आपको मुकरने नहीं देना। पहले प्लानिंग फिर परफॉर्मेंस, ओके। अच्छा, परफॉर्मेंस में कितनी तरह के प्रोसीजर होने चाहिए? मेरा ख्याल है सिर्फ एक तरह का प्रोसीजर होना चाहिए, सब्सटेंटिव प्रोसीजर, जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वेरिफिकेशन के लिए होता है। ऐसा ही है? 3 होंगे? ये तो कंसेप्ट ही सारा बता दिया आपने। रिस्क असेसमेंट भी होगी, टेस्ट ऑफ कंट्रोल भी होंगे, सब्सटेंटिव प्रोसीजर भी होंगे। शाबाश। अब ये पहले जो आपको कंफ्यूजन होती थी ना, इन चैप्टर्स में आके दूर होगी। पहले मैं जानबूझ के ज्यादा डिटेल में आपको नहीं लेके जाता था, और रिस्क असेसमेंट पता नहीं क्या, टेस्ट ऑफ कंट्रोल तो बिल्कुल समझ नहीं आता, और सब्सटेंटिव से फिर भी कुछ समझ आ जाता है, ठीक है। ये रिस्क असेसमेंट ये अब ये क्लियर होगा इंशाल्लाह, क्योंकि अब डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। पहले प्लानिंग करनी है, फिर परफॉर्मेंस करनी है। परफॉर्मेंस में 3 तरह के प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, जिनका मकसद क्या होगा? रिस्क आइडेंटिफाई करना कि किस जगह पे रिस्क कम है, किस जगह पे रिस्क ज्यादा है। मुझे बताइए, क्या इंटरनल कंट्रोल का स्ट्रांग या वीक होना रिस्क असेसमेंट को अफेक्ट करता है? तो मुझे बताइए, रिस्क असेसमेंट में सिर्फ ट्रांजैक्शन वगैरह को देख ले या कि इंटरनल कंट्रोल को भी देखें? तो रिस्क असेसमेंट के साथ ही हम इंटरनल कंट्रोल्स को भी चेक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो एक प्रोसीजर हो गए हमारे रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, एक हो गए हमारे इंटरनल कंट्रोल्स को अंडरस्टैंड करना, टेस्ट करना, अंडरस्टैंड करना, टेस्ट करना। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर हो गए, टेस्ट ऑफ कंट्रोल हो गए। भाई समझ रहे फर्क? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में फोकस इंटरनल कंट्रोल्स पे नहीं होगा, टेस्टिंग पे नहीं होगा, इंटरनल कंट्रोल्स की सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे होगा चीजों की। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में हम रिस्क आइडेंटिफाई करते होते हैं कैसे? बेसिक अंडरस्टैंडिंग के जरिए। फिर टेस्ट ऑफ कंट्रोल होगा, जिसमें इंटरनल कंट्रोल्स को देखेंगे, चेक करेंगे, पर एंड पे और सबसे अहम सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स होंगे, जिनका फोकस क्या? फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वेरिफिकेशन। अच्छा, जरा गैस कीजिए तरतीब क्या होगी इनकी? पहले कौन सा प्रोसीजर? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, फिर टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, फिर सब्सटेंटिव प्रोसीजर। तो अब जरा आप देखिए, ये जो आपकी बुक है इसमें स्टार्ट में इंडेक्स दिया हुआ है, तो क्या टेबल ऑफ कंटेंट उसे बोलते हैं क्या? इधर है ये। तो इसमें देखिए, प्लानिंग एंड ऑडिट,
सबसे पहले 9 पे क्या है? प्लानिंग। 10, 11, 12 क्या है? परफॉर्मेंस। ये परफॉर्मेंस ही में आता है, लेकिन असल में पता है क्या, ये प्लानिंग में इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि हम प्लानिंग में डिसाइड करते हैं कि ये रिस्क असेसमेंट करनी है, प्लानिंग में डिसाइड करते हैं ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल करने हैं, प्लानिंग में डिसाइड करते हैं ये सब्सटेंटिव प्रोसीजर करने हैं। चूंकि ये करने हैं इसलिए इसे प्लानिंग में लिखा है। अब जब करते हैं वो अगला फेज है परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट, लेकिन हम इसको भी परफॉर्मेंस कह देते हैं कि ये भी परफॉर्मेंस ही समझे, रिस्क असेसमेंट, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, सब्सटेंटिव। लेकिन फर्क ध्यान में रखिएगा, ये डिसाइड जैसे देखिए, अब मैं आपको 2 प्रोसीजर बताऊंगा, आपने बताने में से कौन सा प्लानिंग का है, कौन सा परफॉर्मेंस का। पहला, भैया इस दफा क्लाइंट की 20 इन्वेंट्री लोकेशन में से 12 पे जाके फिजिकल वेरिफिकेशन अटेंड करनी है, ये प्लानिंग है। और जब एक्चुअली जाके फिजिकल वेरिफिकेशन हो रही होगी, ये टेक्निकल फर्क है। तो इसीलिए ये जो ऊपर फेज 3 है ना प्लानिंग ऑफ ऑडिट वाला, इसमें डिसाइड हो रहा है क्या रिस्क असेसमेंट करना है, क्या टेस्ट ऑफ कंट्रोल, क्या सब्सटेंटिव करना है। वो जो एक्चुअली होगा वो कहां है, वो आगे परफॉर्मेंस। बहरहाल तो ये समझ। अच्छा, तो 10, 11, 12 ये बेसिकली आपके वो 3 प्रोसीजर्स हैं जो आप सबसे ज्यादा जो आप ऑडिट में परफॉर्म करते हैं। चैप्टर 10 जो है ये रिस्क असेसमेंट वाला है, 12 टेस्ट ऑफ कंट्रोल वाला है, 11 सब्सटेंटिव प्रोसीजर वाला है। ये 11 और 12 को आगे पीछे एग्जाम इंपोर्टेंस के लिहाज से किया गया है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सब्सटेंटिव प्रोसीजर ज्यादा अहम है टेस्ट ऑफ कंट्रोल, मतलब कंसेप्चुअली तरतीब ध्यान में रखिएगा, क्योंकि मैं पहले इंटरनल कंट्रोल तरतीब के लिहाज से पहले कराया करता था, सब्सटेंटिव प्रोसीजर बाद में। तो स्टूडेंट का इंटरनल कंट्रोल, क्योंकि जो चीज पहले करवा ली जाए ना नेचुरल है, उसके ऊपर ग्रिप स्ट्रांग होती है, जो बाद में की जाए ना उसके ऊपर ग्रिप वीक होती है। तो वो अगर इसीलिए हमारी कोशिश होती है अहम चीजें जो है ना थोड़ा पहले करवा लें, जो कम अहम चीजें बाद में, ठीक है। तो इसीलिए हमने इंटरनल कंट्रोल को थोड़ा बाद में रखा है, पहले सब्सटेंटिव ये ज्यादा अहम है। भाई समझ आ गया। और अगर क्लाइंट हमारा आईटी सिस्टम यूज कर रहा हो ना, तो हमने फिर आईटी सिस्टम को भी चेक करना होता है। चैप्टर 13 हमारा आईटी सिस्टम। भाई ये कंटेक्स्ट क्लियर हुआ। नेक्स्ट फेज में है प्लानिंग। प्लानिंग में पहले जनरल प्लानिंग सीखेंगे, फिर इसके बाद क्या करनी है, 3 चीजें, रिस्क असेसमेंट उसका अलग चैप्टर, टेस्ट ऑफ कंट्रोल अलग चैप्टर, सब्सटेंटिव प्रोसीजर अलग चैप्टर। और अगर हमारा क्लाइंट ऐसा हुआ जो सिग्निफिकेंट आईटी सिस्टम यूज करता है, जैसे बैंक, आईटी कंट्रोल भी टेस्ट करने हैं, या हमारा ऐसा एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करता है, वो भी तो आईटी सिस्टम यूजर है। लेकिन ऐसा कॉलेज जो सिर्फ फिजिकल एजुकेशन प्रोवाइड करता है, उसमें आईटी सिस्टम ज्यादा यूज नहीं होंगे। तो हमारे कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं, मिसाल देने का मकसद यह बताना, कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं जो सिग्निफिकेंट आईटी सिस्टम यूज करते हैं, कुछ नहीं करते। तो इसीलिए आपको आईटी ये जो क्या सिखाया जाता है, क्या एमएस ऑफिस और फिर वो फाइनेंशियल स्किल्स, ठीक है, ये सिखाई जाती है ना, ये सिर्फ इसीलिए ताकि फिनटेक वगैरह, ताकि आपके जो क्लाइंट आईटी सिस्टम को यूज कर रहे हैं आप आसानी से उनकी वेरिफिकेशन कर सकें। अब आज के लेक्चर में हमने क्या सीखना है, प्लानिंग के जनरल कंसीडरेशन। इस चैप्टर 9 में क्या सीखना है, प्लानिंग, लेकिन जनरल कंसीडरेशन। कहता है प्लानिंग ऑफ ऑडिट, प्लानिंग करनी है, बिल्कुल करनी है। उसने पूछा प्लानिंग करनी है, हम क्या कहें, बिल्कुल करनी है। ऐसा ही है, हर काम करने से पहले प्लानिंग करनी चाहिए। ओके, ऑडिट की प्लानिंग कैसे होगी, कह रहे प्लानिंग एक्टिविटीज का मतलब समझे। पहले प्लानिंग एक्टिविटीज में हम 2 काम करते हैं। नंबर 1 ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी बनाते हैं, नंबर 2 ऑडिट प्लान बनाते हैं। ऑडिट प्लान, जैसे आप अपना ऑडिट कवर करने का प्लान बनाने थे, अब एक प्लान आपका क्या होगा, मैं ऑडिट लिया रिजल्ट के बाद लिया, मैंने पहले सिर्फ 4-5 लेक्चर लिए थे, असल में तो रिजल्ट के बाद। खत्म कब तक करना है, जब सारे स्टूडेंट का खत्म होगा। ये क्या डेट दी थी, 20 जुलाई, 15 से 20 के दरमियान में, 15 से 20 के दरमियान, 20 जुलाई। बाकी कितने दिन रह गए हैं, तकरीबन फर्ज कीजिए 90 डेज रह गए, जितने भी हैं। तो इस अरसे में मैंने कंप्लीट करना है। हर रोज कितना पढ़ना है, मैंने हर रोज मैंने तकरीबन पहले तो 2 घंटे शुरू से लेता तो 2 घंटे होते, अब तो काम जरा ज्यादा हो गया, पेंडिंग लेक्चर भी है वो भी कवर करने हैं, 3 घंटे पढ़ने पड़ेंगे रिजल्ट के बाद। ये आप ऐसे, अच्छा मैं कब पढ़ूं, सुबह के टाइम पे कि रात के टाइम पे। सुबह टाइम जरा फ्रेश होता है बंदा, कंसेप्ट आसानी से, सुबह के टाइम पे पढ़ा करूंगा। ये आप अपनी प्लानिंग कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। ये एक ये प्लानिंग है। एक दूसरी प्लानिंग, ये चैप्टर 4 जो है ना, ये ऑडिट रिपोर्ट वाला, ये चैप्टर 1, 2 और 3 से ज्यादा अहम है। इसमें कंसेप्ट भी ज्यादा है, केस स्टडी भी है और आई कैप क्वेश्चन भी ज्यादा पूछते। इसके ऊपर मैं ज्यादा प्रोसीजर परफॉर्म, ज्यादा प्रैक्टिस करनी है मैंने, ठीक है। और इसको मैं रिटर्न फॉर्म में करूँ। 1, 2, 3 को तो मैंने ज़बानी कलामी कर लिया था ज्यादातर, ये रिटर्न प्रैक्टिस भी चलेगी। चैप्टर 5 जो है, इसमें सिर्फ एक ही कंसेप्ट अहम है, वो जो थ्रेट्स वाला था और सेफगार्ड वाला था, बाकी मैं पढ़ लूंगा, लेकिन वो कोई इतने अहम नहीं। और जो चैप्टर 6 है, ये इसमें केस स्टडीज, इसमें वो डिस्क्वालिफिकेशन वाली केस स्टडी ज्यादा अहम है। और चैप्टर 7 है कोड ऑफ एथिक्स, हाँ इसकी भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लेकिन इसमें जब मैंने केस स्टडी करनी है ना, तो क्वेश्चन की स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को सोल्यूशन में इंक्लूड, ये भी आप प्लानिंग कर रहे हैं। इस प्लानिंग में और पहले वाली प्लानिंग में फर्क है कोई, मुझे सिर्फ ये बता दे, इसी के अंदर सारा कंसेप्ट छुपा है। पहले वाली ब्रॉड लेवल की थी पूरे सब्जेक्ट के लिए, ये वाली हर चैप्टर के लिए अलग अलग। शाबाश। तो जो प्लानिंग आप करते हैं ओवरऑल सारे ऑडिट के लिए, उसे कहते हैं ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी।
इसमें हम स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन डिसाइड करते हैं। क्या डिसाइड करते हैं? टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ ऑडिट। स्कोप, क्या क्या चीजें वेरीफाई करनी है, शामिल कौन कौन सी, सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट या बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ज़कात वगैरह भी। स्कोप, टाइमिंग, कब तक कंप्लीट करना है ऑडिट, रिपोर्ट कब साइन करनी है, डायरेक्शन, कौन कौन से एरियाज पे फोकस करना है। ठीक है। ऑडिट प्लान में क्या डिसाइड करते हैं? इंडिविजुअल एरियाज, जैसे सेल, जैसे परचेज, जैसे इन पे हमने वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। ऑडिट समझ आ रही है? ऑडिट प्लान को हम कहते हैं नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर टू बी परफॉर्म्ड ऑन ईच एरिया ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिट स्ट्रेटजी ओवरऑल पूरी एंगेजमेंट के लिए, ऑडिट प्लान एरिया लेवल पे अलग अलग। ऑडिट स्ट्रेटजी पूरे ऑडिट में एक ही होगी। ऑडिट प्लान हर एरिया का अलग अलग होगा, 20, 25, 30 जितने एरियाज है। ऑडिट स्ट्रेटजी पार्टनर के पास होगी। ऑडिट प्लान हर टीम मेंबर को दिया जाएगा जिसने वो प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। ठीक है, हाँ जी। तो ये डिफरेंस है ऑडिट स्ट्रेटजी और ऑडिट प्लान में। इसका मतलब प्लानिंग कब कंप्लीट समझी जाएगी? क्या आपने जब ऑडिट स्ट्रेटजी बनाएंगे, ऑडिट प्लान बनाएंगे, या दोनों? दोनों। फर्क समझ आ गया दोनों में? फिर कह रहा है ऑडिट प्लानिंग में इन्वॉल्व कौन कौन होगा, खुद बताइए। प्लानिंग में जूनियर इन्वॉल्व होने चाहिए जो ताजा बते हुए हैं, उनको तो भी पता ही नहीं होगा चीजों का। ठीक है, कि कैसे काम किया जाता है। प्लानिंग किसको करनी है? अच्छा गैस कीजिए, स्टॉक काउंट कब करना है, किधर करना है, किस लोकेशन का, कैसे करिए, कौन डिसाइड करेगा? पार्टनर या और करेगा कौन? जूनियर। प्लानिंग ये करेंगे, परफॉर्म जूनियर्स करेंगे। तो प्लानिंग में कौन इन्वॉल्व है? एंगेजमेंट पार्टनर और अदर की मेंबर, सीनियर मेंबर। जूनियर नहीं शामिल होते इसमें। क्या प्लानिंग के कुछ फायदे हैं? हाँ, प्लानिंग के कुछ फायदे हैं। प्लानिंग के क्या फायदे हैं? प्लानिंग के ये फायदे हैं। ये जनरल क्वेश्चन है, ये पढ़ते जाए समझ, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। क्या है? पढ़ते जाएंगे समझ आती जाएगी। जैसे देखते हैं, प्लानिंग हेल्प्स टू कंप्लीट द एंगेजमेंट एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। प्लानिंग करेंगे तो अच्छे तरीके से एंगेजमेंट हो जाएगी। प्लानिंग के साथ चलें, एग्री करते हैं? जैसा आइडेंटिफाइज ऑल पोटेंशियल प्रॉब्लम ऑन टाइमली बेसिस। मसले मसाइल पहले से अंदाजा हो जाएगा क्या है, टाइमली रिजॉल्व हो जाएंगे। किस अप्रोच के साथ चलें? सर शुरू करते हैं, जो होगा देखा जाएगा। पहले प्लान कर लें, रिस्क असेसमेंट पहले करें, बाद में रिस्क, पहले सब साइंटिफिक कर लिया, बाद में रिस्क असेसमेंट। पता चला वो जहां पर रिस्क था नहीं वो चेक करते रहे, और जहां पर रिस्क था वो चेक ही नहीं किया। पे अटेंशन टू इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ ऑडिट। प्लान करके अहम एरियाज के ऊपर तो जैसे अब आपको पता चल गया रिपोर्ट वाले क्वेश्चन ज्यादा अहम है, उनके ऊपर ज्यादा तो ज्यादा नहीं है। प्लानिंग का फायदा, असिस्टेंट सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट टीम। पता चल गया किस एरिया में रिस्क कितना ज्यादा है, उस लिहाज से टीम लेके जाए। प्लानिंग में पता चल गया कि भैया हमारा टीम मेंबर इधर ऐसा है जो उधर चला गया क्लाइंट पे, प्लानिंग में ही पता चल गया। तो आप स्टार्ट में ही प्लानिंग की होगी ना, स्टार्ट में पता चल जाएगा, आप बेहतर टीम लेके जाएंगे। प्लानिंग नहीं की होगी तो नहीं पता चलेगा। उधर जाएंगे तो फिर उधर बैठा होगा सीनियर, फिर वो ये क्या, वो तो शेर के साथ लड़ना है, हम तो गिद्धड़ों की फौज ले आए। ऐसे तो वो शेरों की फौज लेके जानी थी ना जूनियर, वो गिद्धड़ फिर बाद में शेर बनते हैं, लेकिन फिलहाल तो मासूम से हैं बेचारे, मासूम से। गिद्धड़ रहने बिग बिल्ली, हाँ बिगी बिल्ली अच्छा है, बिगी बिल्ली। तो बिगी बिल्ली नहीं लेके जानी, शेर बड़ा था ना ये कंसेप्ट, सूखी बिल्ली नहीं लेके जानी। परफॉर्म डायरेक्शन सुपरविजन रिव्यू। हाँ, डायरेक्शन सुपरविजन। डायरेक्शन का मतलब क्या है? डायरेक्शन का मतलब है काम करने से पहले बताना, भाई ऐसे काम करना, केस स्टडी ऐसे करनी है। सुपरविजन का मतलब क्या है? केस स्टडी करते हुए, प्रोसीजर परफॉर्म करते हुए देखना टीम सही प्रोसीजर परफॉर्म कर रही है कि नहीं। डायरेक्शन पहले बताओ, सुपरविजन साथ साथ देखो सही काम हो रहा है कि नहीं, रिव्यू बाद में देखो सही बात। वो कोड ऑफ एथिक्स में जो रिव्यू होता, कौन सा लफ्ज होता था? डायरेक्शन का, सुपरविजन का, रिव्यू का? तो वो कब होता था? काम होने के बाद, जब बस सामने आ जाता था उसके बाद। कोऑर्डिनेट ऑन टाइमली बेसिस विद कंपोनेंट आइडिया। अगर कोई दूसरे लोग भी एंगेजमेंट में इन्वॉल्व हैं, कौन से कॉन्टैक्ट हो? ये ना हमने क्लाइंट को रिपोर्ट देने 20 अप्रैल को और एक्सपर्ट कर रहा है सर 25 अप्रैल को रिपोर्ट पहुंच जाएगी आपको। मैंने कहा तब क्या फायदा? क्योंकि सारे प्रोसीजर याद रखिए, ऑडिट में रिपोर्ट साइन होने से पहले परफॉर्म होना जरूरी है। डॉक्यूमेंटेशन, आई कैप क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करने आया, उसने आपसे 2 सवाल पूछे, प्लानिंग की है, ऑडिट की प्लानिंग की थी, क्या सबूत है? पेपर दिखाएंगे, इसका मतलब है डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। कौन से डॉक्यूमेंट मेंटेन करने आपने? जैसे अकाउंटिंग में तकरीबन हर स्टैंडर्ड में या टॉपिक में एक होता है ना डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स, उसी तरह ऑडिट में तकरीबन हर चैप्टर में जो आगे आने वाले हैं उसमें आपको कंसेप्ट नजर आएगा डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट, के ऑडिटर ने क्या क्या मैटर डॉक्यूमेंट करने हैं। डॉक्यूमेंट क्या क्या करना है, क्या क्या चीज डॉक्यूमेंट करना जरूरी है। तो प्लानिंग के सबूत के तौर पे ऑडिटर ने क्या क्या डॉक्यूमेंट करना है? स्ट्रेटजी, ऑडिट प्लान, और अगर उनमें कोई चेंज हुआ तो वो तो जाहिर है चेंज हो सकता है। अच्छा बताइए, सिर्फ 2 ही पेजेस होंगे ना पूरे ऑडिट में? एक ऑडिट स्ट्रेटजी का पेज होगा और एक ऑडिट प्लान का। प्लानिंग के 2 ही पेज होंगे ना? नहीं होंगे, 28 होंगे। एक ऑडिट स्ट्रेटजी का होगा, 27 ऑडिट प्लान के होंगे। ऑडिट प्लान हर एरिया का अलग अलग होता है, और ऑडिट प्लान हर एरिया का अलग अलग। 2 टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट 2 ही हैं, लेकिन ऑडिट प्लान जो है वो हर एरिया, सेल्स का अलग है, डेटर्स का अलग है, 27 होंगे 37 होंगे, जितना भी बड़ा छोटा क्लाइंट है उस लिहाज से। सेल्स का ऑडिट प्लान अलग है, डेटर्स का अलग है, क्रेडिटर का अलग है, फिक्स एसेट का अलग है, और डेटर और कौन से प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूवल, इक्विटी, लायबिलिटी, बैंक लोन, कैश एंड बैंक, पेरोल वगैरह वगैरह।
भैया समझ आ गया? इसमें उसने आपको सिर्फ, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल मेरे जहन में पता क्या आ रहा है कि ऑडिट स्ट्रेटजी के बारे में सुना तो बहुत है, इसमें लिखा क्या क्या होता है? ऑडिट प्लान के बारे में सुना तो बहुत है, इसमें लिखा क्या क्या होता है? अच्छा, ऑडिट प्लान तो आप बता सकते हैं क्या क्या लिखा होता है ऑडिट प्लान में? और कोई नहीं बोलेगा। ऑडिट प्लान में क्या क्या लिखा होता है? ऑडिट प्लान में क्या क्या लिखा होता है? जो प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं वो लिखे होंगे। अब आप मुझसे पूछें ऑडिट प्लान में क्या क्या लिखा होता है? कुछ क्या क्या लिखा होता है? किस एरिया के ऑडिट प्लान में? डेटर्स में। डेटर्स के ऑडिट प्लान में लिखा होगा कि डेटर्स की वेरिफिकेशन के लिए आपने कौन से रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, कौन से टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करने हैं, कौन से सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। अब पूछें ऑडिट प्लान में क्या लिखा होता है? कुछ क्या लिखा होता है? किस एरिया के ऑडिट प्लान में? फिक्स एसेट्स है, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री के ऑडिट प्लान में इन्वेंट्री को वेरीफाई करने के लिए जो प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर वो लिखे होंगे, टेस्ट ऑफ कंट्रोल लिखे होंगे, सब्सटेंटिव प्रोसीजर। फिक्स एसेट्स के ऑडिट प्लान में फिक्स एसेट्स के एरिया में जो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, जो टेस्ट ऑफ कंट्रोल, जो सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं वो लिखे होंगे। समझ आया? एग्जाम्पल भी दे दें, एग्जाम्पल भी ले लीजिए। फर्ज कीजिए किसका? डेटर्स का। डेटर्स का ऑडिट प्लान हमने खोला, उसमें देखा 3 खाने बने हुए थे, एक ऊपर हेडिंग बनी थी, एक नीचे थी। ऊपर हेडिंग में था रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, उसमें हमने पढ़ा लिखा हुआ था कंपेयर डेटर्स टर्नओवर रेशियो ऑफ लास्ट ईयर विद डेटर्स टर्नओवर रेशियो ऑफ करंट ईयर एंड इन्वेस्टिगेट अनयूजुअल डिफरेंस। ये क्या था? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। फिर हमने देखा टेस्ट ऑफ कंट्रोल, उसके नीचे भी एक लाइन लिखी थी, क्या? चेक वेदर credit period is approved by authorized person before approving sales order. Check whether customers are followed up who are overdue. ये क्या है? टेस्ट ऑफ कंट्रोल। सब्सटेंटिव नीचे लिखा, लंबी लाइन सब्सटेंटिव प्रोसीजर की, सबसे ज्यादा होते हैं। उसमें एग्जांपल था, लिखा था सेंड, एक सब्सटेंटिव प्रोसीजर लिखा था सेंड कंफर्मेशन लेटर टू सैंपल ऑफ डेटर्स। दूसरे में लिखा हुआ था इंस्पेक्ट सेल इनवॉइसेस फॉर ए सैंपल ऑफ डेटर्स। ये क्या है? सब्सटेंटिव प्रोसीजर। भी समझ है? इन्वेंट्री के ऑडिट प्लान में क्या लिखा होगा बताइए? रिस्क 3 सेक्शन बने होंगे, रिस्क असेसमेंट, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, रिस्क असेसमेंट में क्या लिखा होगा? शाबाश। कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ऑफ लास्ट ईयर विद करंट ईयर एंड इन्वेस्टिगेट अनयूजुअल डिफरेंस। फिर अगर नीचे टेस्ट ऑफ कंट्रोल में क्या लिखा होगा? चेक वेदर इन्वेंट्री लेवल्स आर बीइंग मेंटेन्ड। और फिर आगे सब्सटेंटिव प्रोसीजर में क्या लिखा होगा? फिजिकल वेरिफिकेशन। शाबाश, ये तो आपको पता है। तो ऑडिट प्लान समझ आ गया। हाँ, लेकिन एक चीज मुझे समझ नहीं आई कि रिपेयर एंड मेंटेनेंस का भी ऑडिट प्लान है, सेल्स का भी ऑडिट प्लान है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस के ऑडिट प्लान में टोटल मिल मिला के 12 प्रोसीजर हैं। सेल्स के ऑडिट प्लान में टोटल मिल मिला के 60 प्रोसीजर है, 60। शाबाश, रिस्क ज्यादा सेल्स में क्यों है? रिस्क। बेहतरीन बेहतरीन, समझ आ गया। तो ऑडिट प्लान तो हमें समझ आ गया। अब मसला फिर वही है, ऑडिट स्ट्रेटजी में क्या लिखा होता है? ऑडिट स्ट्रेटजी तो एक ही डॉक्यूमेंट है, इसमें मुझे लगता है कोई स्ट्रेटेजिक लेवल की चीज, इसका नाम ऐसे ही नहीं स्ट्रेटजी पड़ा, इसमें कोई स्ट्रेटेजिक लेवल की चीजें लिखी होंगी जो हमसे पार्टनर छुपाना चाहता होगा, या चाहता होगा हमें शुरू में पता ना चले, बाद में शायद पता चल जाए। तो हम अभी देख लेते हैं उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। ऑडिट स्ट्रेटजी ऐसी डॉक्यूमेंट होती है जो कि सेट्स स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन, ऑडिट टीम ने किस तरफ जाना है, क्या क्या काम करने हैं, वो लिखा होता है। जैसे पाकिस्तान के आइन में लिखा है कौम ने किस तरफ जाना है, क्या क्या काम करना है। भाई स्ट्रेटजिक डायरेक्शन यही होती है ना, मिसाल दे रहा हूं, ये रहो जाना। पहले खुद उनको भेजा, उधर अब उनके पीछे जाना खुद। ओके भाई, स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्ट, यानी क्या क्या का स्कोप मतलब क्या क्या काम करना है, टाइमिंग कब तक करना है, डायरेक्शन किन एरियाज पे फोकस कम, किन एरियाज पे ज्यादा करना है। हमने कहा समझ नहीं आई, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। ये स्कोप, टाइमिंग, डायरेक्शन समझ नहीं। उसने कहा अच्छा चलो पहले स्कोप समझ लो। स्कोप को, स्कोप के कहता है डिटेल मैटर्स डॉक्यूमेंटेड इन ऑडिट। ऑडिट स्ट्रेटजी में क्या क्या मैटर डॉक्यूमेंट होंगे? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट दैट डिटरमिन इट्स स्कोप, यानी जब हमने ये डिसाइड करना है कि हमारे स्कोप के अंदर क्या क्या, स्कोप समझ लेना क्या है कि क्या क्या चीजें शामिल। जैसे फर्स्ट कीजिए आपका ऑडिट का स्कोप, आपने कहा सर हम जो सब पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के तौर पे है सब्जेक्ट, इस मजमून ये जो पढ़ रहे हैं इसका स्कोप क्या है? मैं कहूंगा इसको स्कोप है आई कैप का सिलेबस, लेकिन सिर्फ सिलेबस नहीं, आई कैप के बुक भी, स्टडी टेस्ट भी, लेकिन सिर्फ स्टडी टेस्ट नहीं, पास पेपर्स भी, और सिर्फ पास पेपर नहीं, एग्जामिनर कमेंट्स भी, सजेस्टेड सोल्यूशन भी, मार्किंग प्लान भी, और दरमियान में कभी कोई रिवीजन आ गई वो भी।
उसी तरह हमारे ऑडिट के स्कोप में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं, कहता है ये सुनना कौन कौन सी चीजें सामने रख के स्कोप डिसाइड होता है, ताकि आप ये चीजें कवर करो, छोड़ना दो इनको। ये ना बाकी सारी किताब पढ़ ली, पास पेपर छोड़ दिया, एग्जामिनर कमेंट छोड़ दिए। पहला एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्ट, आपका स्कोप डिसाइड करेगा एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, यानी ऑडिटर ने क्या क्या चीजें, स्कोप मतलब क्या है, क्या क्या चीजें वेरीफाई करनी है, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क डिसाइड करेगा। आईएफआरएस, जैसे आईएफआरएस कहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वेरिफिकेशन स्कोप में शामिल है। इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, बात कुछ स्पेसिफिक इंडस्ट्री में स्कोप बढ़ भी जाता है, जैसे आम कंपनी हो तो हम, जैसे स्मॉल एंटिटी हो ना तो हम सिर्फ आईएफआरएस के मुताबिक देखते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी है कि नहीं, कंपनी हो तो हमारा स्कोप बढ़ जाता है, आईएफआरएस भी कंपनीज एक्ट भी, और अगर कोई स्पेसिफिक सेक्टर है जैसे बैंकिंग सेक्टर है स्कोप मजीद बढ़ जाता है, आईएफआरएस भी, कंपनीज एक्ट भी, बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस 1962 भी। तो कुछ इंडस्ट्री स्पेसिफिक इंश्योरेंस वाली भी एग्जांपल, ये भी स्कोप है, ये भी स्कोप को अफेक्ट करता है। और एक्सपेक्टेड ऑडिट कवरेज इंक्लूडिंग नंबर एंड लोकेशन ऑफ कंपोनेंट्स, ये तो पता है कि अगर एक क्लाइंट की डिफरेंट ब्रांचेस ना हमारे, जैसे बैंक्स हैं, जैसे इंश्योरेंस कंपनी इनकी ब्रांचेस होती हैं, जैसे बाटा सर्विस वाले इनकी ब्रांचेस हैं, तो जब इनकी ब्रांचेस हैं तो हमने सारी ब्रांचेस को ऑडिट नहीं करना, सैंपल बेस पे काम करते हैं तो पता है, लेकिन सैंपल कितना हो ये फैसला भी स्कोप को अफेक्ट करता है कि नहीं करता, कि कौन कौन सी लोकेशन को, कितनी लोकेशन को वेरीफाई करना है। ये कहां मिलेगा आपको, ऑडिट स्ट्रेटजी में मिलेगा कि आपने किन किन ब्रांचेस को वेरीफाई करना है, फिर उन ब्रांचेस के अंदर क्या प्रोसीजर परफॉर्म करना है ये प्लान में हो। नीड ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज, क्या हमारे ऑडिट में किसी एरिया में स्पेशलाइज्ड नॉलेज की जरूरत है, हाँ क्लाइंट का लीगल केसेस है, लॉयर की जरूरत पड़ेगी, हाँ प्रॉपर्टी की रिवैल्यूएशन भी करवाई है, वैल्यू की जरूरत भी पड़ेगी। वेदर एंटिटी हैज इंटरनल ऑडिट फंक्शन, इफ सो क्या क्लाइंट का इंटरनल ऑडिट फंक्शन है, अगर इंटरनल ऑडिट फंक्शन है तो इससे भी हेल्प ले लेनी है। इंटरनल ऑडिटर हमारी हेल्प कर सकते हैं कि नहीं, हाँ जी, वो एक तरह से हमारे पेटी भाई हैं, हेल्प कर सकते हैं, लेकिन हम फिर भी इनको शक की नजर से देखते हैं, क्यों भला, वो एम्प्लॉय है, अंधा एतमाद करेंगे जरूर लेकिन अंधा नहीं, आंखें खोल के। इफेक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, क्या हमारे ऑडिट पे टीम को लैपटॉप लेके देने हैं, क्यों, अगर क्लाइंट सिग्निफिकेंट आईटी सिस्टम यूज कर रहा है ना फिर टीम को हम लैपटॉप देके भेजेंगे, क्योंकि फिर आईटी का हमारे ऑडिट पे सिग्निफिकेंट इफेक्ट है, वरना नहीं। ठीक है, ये डिपेंड करता है भाई क्लाइंट कौन सा है। अवेलेबिलिटी ऑफ क्लाइंट पर्सनल एंड डाटा, डाटा क्लाइंट कब तक प्रोवाइड करेगा, इसका स्टाफ कब अवेलेबल होगा हमें इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। छोटी कंपनी का, दरमियानी कंपनी का स्टाफ हर वक्त अवेलेबल होता है, वो कहता है सर आप हुक्म करें हाजिर। बड़ी कंपनी होते हैं वो लिफ्ट नहीं कराते, वो जो उधर काम अच्छा किया होता है ना, जिस बंदे ने काम अच्छा किया होगा वो ऑर्डर को इतने लिफ्ट नहीं, वो कहते हैं सर 4 बजे के बाद आइएगा, 4 बजे से पहले हमने रूटीन काम करना है, 4 से 5 तक हम फ्री होंगे, 5 मिनट में घर निकल जाना, ये टाइम है आपके पास। तो अगर क्लाइंट इस तरह हमें टाइम देके सर अभी नहीं घंटे बाद आएगा, क्या स्कोप लिमिटेशन होगी, नहीं होगी। हमारा क्लाइंट कहता था सर आपको आपके टीम मेंबर जो जूनियर है उनको मैं अपना सैलरी का डाटा नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे एम्प्लॉइज की सैलरी कॉन्फिडेंशियल है, सिर्फ मैनेजर को मिलेगा डाटा, क्या ये स्कोप लिमिटेशन है, नहीं। अगर सिर्फ पार्टनर को भी कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती थी जो पार्टनर को शेयर करते थे, तो किसी ना किसी को शेयर करती, पार्टनर के पास अगर पहुंच गई ना तो जूनियर के पास नहीं भी पहुंची इन्फॉर्मेशन, वो स्कोप लिमिटेशन नहीं होगी। तो फिर ये एक्सपेक्टेड यूज ऑफ ऑडिट, क्या पिछले सालों का ऑडिट एविडेंस यूज करना है, डिपेंड किस पे करता है, रेलिवेंट है कि नहीं। एक एग्जांपल दे दीजिए कब रेलिवेंट होगा, एक एग्जांपल दे दीजिए कब रेलिवेंट नहीं होगा। वैसे ये कंसेप्ट है नहीं, सीफएफ का कंसेप्ट है, पूछ रहा हूं कोई स्पेसिफिक एग्जांपल दे फटाफट। पिछले साल की सेल्स का एविडेंस है, इस साल किसी काम का नहीं है, पिछले साल नहीं है, इस साल की सेल डिफरेंट है। पिछले साल बैंक लोन लिया था 5 साल के लिए, फिक्स एसेट्स लिए थे, वो तो कई साल की बिल्कुल ठीक है। रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव, ये था स्कोप, इन चीजों से स्कोप डिटरमिन होता है। एक एक एग्जांपल पढ़े हम। अब टाइमिंग, जुम्मा मैंने भी पढ़ना है, अभी तो 4 मिनट पढ़े हैं। नहीं ये कारी साहब खुतबे में 12 मिनट 10-12 मिनट लगा देते हैं। ओके ये तो पढ़ने हैं रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव, अच्छा रिपोर्टिंग यहां तक पढ़ देते हैं। टाइमिंग में ये डिसाइड करना है रिपोर्ट कब देनी है, मैनेजमेंट के साथ मीटिंग कब कब होगी, अगर हमारा कंपोनेंट ऑडिटर है तो वो हमें कब अपनी रिपोर्ट देगा, एक्सपर्ट कब रिपोर्ट देगा, हमने आगे रिपोर्ट कब देनी है। ये जो मैंने आपको बताया कि हमने डिसाइड करना है ऑडिट रिपोर्ट क्लाइंट को किस दिन देनी है, ये समझ आया। अच्छा ये जो मैंने बताया कि हमने डिसाइड, भाई रिपोर्ट से पहले क्लाइंट के साथ की मीटिंग होगी, अगर हम डायरेक्टर्स को कहे ना तुम फारिग ना हम फारिग है, इसलिए अभी डिसाइड कर लेते हैं हर महीने की आखिरी पीर को हमारी मीटिंग होगी तुम्हारे साथ, ताकि उस महीने के जो मसले मसाइल डिस्कस कर ले साथ साथ। टाइमिंग में ये बताइए, कंपनी आखिरी सवाल, कंपोनेंट ऑडिटर था हमारा, एक्सपर्ट था, उन्होंने कोई अपने काम की रिपोर्ट हमें देनी है कि कोई नहीं देनी, कब दें, हमारे ऑडिट रिपोर्ट की डेट के बाद कि उससे पहले, तो उनको बताना है कि नहीं बताना हमें। किस सेक्शन में लिखा होगा कि एक्सपर्ट किसी रिपोर्ट देगा और कंपोनेंट ऑडिटर किसी रिपोर्ट देगा, स्ट्रेटजी के अंदर, स्ट्रेटजी के अंदर कौन से खाने में, स्कोप वाले में कि टाइमिंग वाले में, टाइमिंग वाले में। समझ आएगा नहीं आए, चलिए ठीक है, नहीं बाकी नहीं, कल दोबारा पढ़ा देंगे। अच्छा वैसे ये बताएं डायरेक्शन में हमने फोकस किस एरिया पे करना है, जिनमें रिस्क ज्यादा हो वहां पे फोकस करना है,
जो हाईली मटेरियल हो में फोकस करना है, जिनमें इस साल ज्यादा चेंजेस आई हों फोकस करना। डायरेक्शन भी हो गया, स्कोप भी हो गया, टाइमिंग भी, डायरेक्शन भी, लेकिन कल फिर बढ़ाना है, वो नो प्रॉब्लम, फिर बढ़ाना है, लेकिन असाइनमेंट तो करने के काबिल हो जाए ना आप। स्कोप बता दिया, टाइमिंग बता दिया, डायरेक्शन बता दिया। चलिए आज का लेक्चर खत्म करते हैं। अल्लाह।